हेलो एवरीवन। अभी अपन मैथ्स देखेंगे। मैथ्स में हमारे दो चैप्टर हो गए थे लॉजिकल रीजनिंग में, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग का ही हम लोग अलग पार्ट देखेंगे जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, देखो सिटिंग अरेंजमेंट लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, एलआर का ही पार्ट है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे? सिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। सिटिंग से रिलेटेड मतलब आपको बोलेगा रहेगा ए बी सी डी, चार पांच लोग बैठे हुए हैं, ए बी के राइट में, वो उसके लेफ्ट में है, तो फिर बीच में कौन है, या एक्सट्रीम राइट में कौन है, या एंड में कौन है। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तीन टाइप के अरेंजमेंट रह सकते हैं। कौन से तीन टाइप के अरेंजमेंट रह सकते हैं? लीनियर, सर्कुलर, पॉलीगॉन। लीनियर मतलब बेटा एक लाइन में, मतलब अगर बोले चार लोग बैठे हुए लीनियर में तो मतलब एक लाइन में चार लोग बैठे हुए ए बी सी डी। यदि बोला सर्कुलर में बैठे हुए चार लोग तो वो सर्कल में बैठे हुए रहेंगे ए बी सी डी। पॉलीगॉन में मतलब हो सकता है कोई और शेप में, स्क्वायर में, पॉली पेंटागन में, अलग अलग डिफरेंट शेप। लेकिन हमारे फाउंडेशन में सिर्फ लीनियर और सर्कुलर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें भी सिर्फ लीनियर से रिलेटेड ही ज़्यादा, सर्कुलर से थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है। तो मेन फोकस हमारा कहाँ रहना चाहिए? लीनियर अरेंजमेंट पर ही हमारा सारा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई खास बात नहीं, इसको अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, ये कुछ पल्ले पढ़ने वाला ही नहीं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो ही अपने को अच्छे से समझ में आता है। और वैसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मैथ्स में से बनना ही नहीं, अपने को लॉजिक समझना ज़्यादा जरूरी है, तो अपन एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। अब सिर्फ इसमें थोड़ा कुछ ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ये अपन पढ़ लेते थोड़ा सा, ताकि अपने को समझ में आ जाए अच्छे से। बाकी ऊपर का पार्ट एक बार आप रीड आउट कर लेना, कोई खास बात नहीं, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करने का। देखो क्या बोला, पहला टाइप है लीनियर अरेंजमेंट। तो अपने को दो ही टाइप पढ़ने, एक लीनियर और एक सर्कुलर। तो लीनियर में के लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। देखो क्या बोला, इन दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स और पर्सन इन लाइन और रो। द अरेंजमेंट इज डन ओनली ऑन वन एक्सिस एंड हेंस द पोजीशन of person or object assume importance in terms of order like position. In these types of arrangement we takes direction according to our left and right. अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से हम लोग इसमें डायरेक्शन लेंगे कि ए लेफ्ट में, बी लेफ्ट में, इस हिसाब से। ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ सॉरी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इसमें अपने को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, लेफ्ट राइट बोले वाले कि ए बी के लेफ्ट में है, राइट में, उस हिसाब से क्या बोला। देखो स्टेप्स, कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने लोग हैं, 5 है, 4 है, 2 है, अपने को पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर बाद में यूज पिक्टोरल मेथड टू रिप्रेजेंट पीपल और ऑब्जेक्ट एंड देयर पोजिशन। मतलब पिक्टोरियल मेथड, जैसा ब्लड रिलेशन में भी अपन ने डायग्राम के थ्रू देखा था, है ना, मदर फादर रहा तो ऊपर, चिल्ड्रन रहा तो नीचे, भाई बहन रहा तो लेफ्ट राइट में। उसी तरह डायरेक्शन टेस्ट में भी अपन नॉर्थ में रहा तो ऊपर, मतलब अपने डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी डायग्राम के थ्रू ही अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के। नेक्स्ट, अरेंज द इन्फॉर्मेशन विद रिलेवेंट फैक्ट्स एंड देयर पोजीशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, कोई खास बात। हाँ, अब ये थोड़ा नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। देयर आर फ्यू वर्ड्स विच मस्ट बी पेड एडिक्वेट अटेंशन, दैट इज बिटवीन मीन सैंडविच। ये थोड़ा ये हो गया, सैंडविच मीन बिटवीन होना चाहिए। मतलब अगर बोलेगा कि सैंडविच तो मतलब वो बीच में, जैसा बी इज सैंडविच विद इन ए एंड सी, ऐसा बोलेगा। बी इज सैंडविच विद इन ए एंड सी, मतलब बी सैंडविच हो गया, मतलब बीच में आ गया। सैंडविच मतलब बीच में। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम टू द लेफ्ट। इमीडिएट लेफ्ट बोले हुआ है या बोले हुआ टू द लेफ्ट, दोनों में फर्क रह सकता है। कैसे? यदि ऐसा बोले हुआ है कि सी इज इमीडिएट लेफ्ट टू बी, इसका मतलब क्या रहेगा? मान लो बी है तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, मतलब बी और सी के बीच में कोई नहीं रहेगा, बी को एकदम लग के ही सी है, इमीडिएट लेफ्ट। लेकिन सिर्फ ऐसा बोले हुआ है कि सी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऐसा बोले हुआ है। तो सी बी के लेफ्ट में यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो डी हो, यहाँ पे हो ई हो। ये भी क्या है? सी बी के लेफ्ट में ही है। तो बी के लेफ्ट में इसका ये मतलब नहीं उसके लग के ही रहेगा, उसके बाजू में ही रहेगा, किधर भी रह सकता है लेफ्ट साइड में। लेकिन इमीडिएट लेफ्ट बोला तो उसके हाथ हाथ उसके बाजू में ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है, ध्यान में। अब नीचे एग्जाम्पल के थ्रू बताया उन्होंने। देखो ये जो डायग्राम दी पी क्यू आर एस टी, क्या बोला
QRST, ये QRST आर राइट ऑफ P, ये तीनों चीजें चारों चीजें P के राइट में, लेकिन ओनली Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ P, सिर्फ Q ही P के इमीडिएट राइट में। सेम चीज SRQP आर टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में ये चारों चीजें, लेकिन ओनली S इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब आगे सारी चीजें वही बताएंगे, मतलब जो एकदम बाजू में रहता है उसको हम इमीडिएट बोलते हैं, और उसके बाद में रिया कोई तो उसको अपन लेफ्ट राइट से बताएं, ठीक है। ओके, नथिंग इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट, डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस करते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो, 4 बच्चे बैठे हैं एक रो में, ये रही रो, इसमें 4 बच्चे बैठे, ठीक है। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ए बी के नेक्स्ट में, ठीक है। ए बी या बी ए भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात, ए बी के नेक्स्ट में मैंने लिख लिया। और क्या बोला आगे, बट नॉट टू द नेक्स्ट ऑफ सी, मतलब ए बी के बाजू में तो है लेकिन ए सी के बाजू में नहीं है, मतलब सी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि सी ए के बाजू में नहीं है, तो फिर सी कहाँ पे रहेगा बेटा, बी के बाजू में। अरे दो ही तो लेटर, उसमें अगर सी ए के बाजू में नहीं है तो सी कहाँ जाएगा, बी के बाजू में जाएगा। बाद में क्या बोला, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, मतलब आप सी के बाजू में डी नहीं लिख सकते, तो फिर डी कहाँ जाएगा बेटा, मजबूरन ए के बाजू में। खत्म हो गए, 4 ही बच्चे थे। हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट में कौन है बेटा, ए, तो उसका आंसर ए, ठीक है। अब किसने बोला सर हमने ए बी लिखा, अब उसकी जगह बी ए लिखा, तो भी आंसर आएगा। देखो क्या बोला, ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, मैंने ऐसा लिख दिया बी ए, ठीक है, ऊपर लिखा उसका अपोजिट लिख रहा, लेकिन आंसर फिर भी आएगा। बाद में क्या बोला उसने, लेकिन नॉट नेक्स्ट टू सी, मतलब ए के बाजू में सी नहीं आएगा, तो फिर सी कहाँ आएगा बेटा, बी के बाजू में आएगा, है ना। फिर बाद में क्या बोला, C इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D, C जो है वो D के बाजू में नहीं है, मतलब C के बाजू में मैं D लिख सकता क्या बेटा, नहीं, फिर D कहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को, A के बाजू में, तो D हु इज नेक्स्ट टू D, D के बाजू में कौन रहेगा बेटा, A। इस तरह से लिखा, फिर भी आंसर A है, ठीक है, समझा। बस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताता सॉल्व, P Q R S T U W आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ये कहाँ बैठे बेटा, सब नॉर्थ की तरफ फेस करके, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, देखो P जो है वो चौथी पोजीशन पे है T के राइट में, मतलब T है, T के राइट में 1 2 3, और ये P कौन से पोजीशन में, चौथी पोजीशन में, ये समझा गया। P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, राइट मतलब इधर और इधर मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो P चौथे पोजीशन पे T के राइट साइड में, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या रहता है, देखो अब अगला बोला W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, तो WS कहाँ लिखूँ मैं, तो क्या करने का, सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो क्वेश्चन स्टार्ट तो अपन कोई भी इन्फॉर्मेशन से कर सकते हैं, या तो आप पहली इन्फॉर्मेशन ले लो, या जैसा बोला W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, तो मैं सेकंड इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन चालू कर सकता। तो स्टार्ट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन से कर लो, लेकिन उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपको लगेंगी ना, वो कौन सी लगेंगी, जिस चीज़ ने आपने स्टार्ट किया उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, मतलब अगले इन्फॉर्मेशन जो मेरे को ढूंढनी है वो T और P से रिलेटेड रहेंगी, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। तो हमें अगली देखो W और S है, कि T और P से कुछ संबंध है क्या इनका, नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन से मैं आगे बढ़ सकता क्या, नहीं। फिर अगली इन्फॉर्मेशन देखने का जो T और P से संबंधित रखती हो। तो बोलने का मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते, पहली या डायरेक्ट मैं आखिरी से भी स्टार्ट कर सकता था, कहीं से भी आप स्टार्ट कर, लेकिन उसके बाद में यदि आगे बढ़ना है तो आगे कैसे बढ़ सकते, जो इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी है उससे ही रिलेटेड अब अगली इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ढूंढो, फिर वो इन्फॉर्मेशन हम आगे बढ़ सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, T और P से रिलेटेड कुछ देखने का है, तो देखो ये P से रिलेटेड कुछ तो भी दिख रहा है लास्ट में, है ना। चलो अब देखते क्या लिखे हुआ है, W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, मतलब W कहाँ है, P के बाजू में, लेफ्ट साइड में, मतलब इधर लेफ्ट साइड में, ये समझा। W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P। आगे क्या बोला, P इज द नेबर ऑफ Q, मतलब P के बाजू में कौन है, Q। अब यहाँ तो W आ गया, तो यहाँ Q आएगा ऑब्वियसली राइट साइड में, ये समझा, ठीक है। हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ये तो क्वेश्चन है कि एक्सट्रीम एंड पे, मतलब एकदम दो एंड पे कौन बैठे हुए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन कवर की है, पहली वाली और एक आखिरी, ठीक है, बीच की 2 बाकी है। अब इन्फॉर्मेशन कौन सी ढूंढना, जो T W P Q ये 4 से रिलेटेड होंगी, अब उससे कोई ना कोई रिलेटेड मिल ही जाएंगी। देखो सेकंड वाली देखो, W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, W इज फोर्थ
टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब डब्ल्यू का है लेफ्ट साइड में, मतलब एस किधर आएगा, डब्ल्यू के इधर आएगा। कौन सी पोजीशन पे आएगा, चौथी पोजीशन पे। तो देखो ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन और ये चौथी पोजीशन पे आएगा एस। ये समझा गया। एस मतलब ये इज लेफ्ट, मतलब ये साइड में टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू फोर्थ पोजीशन। तो 1 2 3 4, ये समझा यहाँ तक, पक्का, ठीक है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन भी हमारी कवर हो गया। थर्ड, आर एंड यू विच आर नॉट एट द एंड, मतलब आर और यू को मैं एंड पे नहीं लिख सकता, एंड के अलावा कहीं पे भी बीच में आएंगे। तो कहाँ पे है, आर नेबर्स ऑफ क्यू एंड टी रिस्पेक्टिवली, मतलब आर नेबर है क्यू का, यू नेबर है टी का। आर नेबर है क्यू का, तो क्यू के बाजू में कौन आएगा बेटा, आर, ये रहा क्यू, क्यू के बाजू में कौन आएगा बेटा, आर, हो गया। यू किसके बाजू में आएगा, टी के, तो यू आ गया ये टी के बाजू में। हो गई सब इन्फॉर्मेशन, बस एक ही कुछ तो भी रह गया। अब देख लो क्वेश्चन में क्या है, वी है, वी बाकी था, तो वी का आएगा यहाँ पे। हो गई आठों पोजीशन, समझा। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा, हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब एकदम अंत में कौन बैठा है, एक तो इधर टी बैठा है और एस बैठा है। तो टी एंड एस आर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, देखो टी एंड एस आर द एट द एक्सट्रीम एंड, ये समझा गया, पक्का। तो जब ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो स्टार्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन से कर दो, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वो ढूंढो जो आपने उसमें लिख दिया, उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन ढूंढो, फिर वो लिख देंगे, फिर उससे रिलेटेड ढूंढो। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ना। ये क्वेश्चन ऐसे सीरियली सॉल्व नहीं हो सकते कि मान लो मैंने पहला वाला लिख दिया, फिर दूसरा पॉइंट लिख दूँ, तीसरा लिख दूँ, नहीं। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में से सीरियल वाइज नहीं चलेगा। स्टार्ट कहीं से भी कर लो आप, फिर बाद में जो आपने लिख दिया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है एकदम क्वेश्चन के आखिरी में हो या बीच में हो, कहीं पे भी हो, तो इसमें सीरियली नहीं जा सकते हम, ठीक है। स्टार्ट कैसे भी कर लेने का, फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने का, एकदम सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब आप एक काम करो, ये ऐसे ही लेफ्ट में राइट में एकदम सिंपल है। तो आप क्या करो, आप फिफ्थ से लेके 8 तक आप सॉल्व करो, ठीक है। फिफ्थ से लेके 8 तक आपको होमवर्क है, ये एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल, क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं देखने का मॉड्यूल में गलतियां भी है, तो मॉड्यूल का आंसर नहीं देखने का है। एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके 8 तक, ये 4 एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे घर पे, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट अपन बाद में देखेंगे, पहले लीनियर के सारे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। तो अब डायरेक्ट आप आ जाएंगे एक्सरसाइज पे, आ जाओ एक्सरसाइज 11.8, ठीक है। पहला, आप एक काम करो, आप सब लोग एक बार आके नोट्स लेके चल जाओ, जिसके पास बुक आ गई ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं मैथ्स की, लेकिन अकाउंट्स वगैरह की एक बार सब ऑफिस पे आके बारी बारी मुझे फ़ोन कर देना पहले कि मैं आज आ रहा है या आ रही, फिर मैं आपके प्रिंट आउट निकाल के रखूँगा, तो मैं आपको प्रिंट आउट दे दूँगा, तो आपको ईजी रहेगा। नहीं तो क्या होता है, PDF में आपको शफल करना पड़ेगा, फिर मोबाइल एक ही मोबाइल है, दिक्कत जाएगी, लेक्चर भी देखो PDF भी देखो। तो उससे अच्छा जिसके पास बुक आ गई हो तो बहुत अच्छा, नहीं आई तो प्लीज़ प्रिंट आउट लेके जाए जल्द से जल्द, ताकि परेशानी ना हो आपको। देखो पहला क्वेश्चन, 5 बॉयज ABCDE आर सिटिंग इन अ रो, 5 बॉयज ABCD रो में बैठे हुए हैं, ये रही हमारी रो। आगे, A इज टू द राइट ऑफ B, देखो मैंने बोला था स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। A कहाँ है, B के राइट में। अब इमीडिएट राइट नहीं बोला, लेकिन ऐसा नंबर भी तो नहीं दिया ना कि चौथा राइट है कि पांचवा राइट है, तो अपन उसके बाजू में ले लेंगे। तो A इज टू द राइट ऑफ B, मतलब कहीं पे तो भी B है और B के राइट में है A, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, देखो हमारे क्वेश्चन में अपने को A और B से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, तो अगली इन्फॉर्मेशन अपने को B से रिलेटेड मिल गई, क्या, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, मतलब E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, लेकिन वो C के राइट में, ये समझा गया। E जो है E वो B के लेफ्ट में है, C के राइट में, देखो C के राइट में, B के लेफ्ट में, E एकदम सिंपल है। देन A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, A जो है वो D के लेफ्ट में, मतलब D कहाँ है, A के राइट में। हो गया क्या, 1 2 3 4 5 खत्म। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो लेफ्ट एंड है मतलब ये वाला एंड है, यहाँ से सेकंड कौन है बेटा, E। सो आंसर इज दिस, समझा, एकदम सिंपल। उसी तरह का है क्वेश्चन सेकंड, चलो सेकंड भी आपको एक बार लगे तो मैं और करके दिखा देता, सेम है एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस A to E इन अ रो, एक रो है, रो में 5 घर है, ए से लेके E तक, ठीक है। स्टार्ट कैसे भी करना है, कैसे करना है, तो पहली इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करने का हमेशा। A इज टू द राइट ऑफ B,
ए जो है वो बी के राइट में है। ठीक है, अब अपने को अगली इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी जो बी और ए से रिलेटेड हो। ये देखो, ये दिख रहा मेरे को बी, क्या बोला देखो, बी इज टू द राइट ऑफ डी। बी कहाँ है बेटा, राइट, बी के डी के राइट में। बी जो है वो डी के राइट में है, मतलब डी बी के लेफ्ट में। ये समझाएगा, देखो डी बी के लेफ्ट में है, बी डी के राइट में है। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारी जो होगी उसको अपन मार्क कर देते ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। ये एक होगा देने, ये हो गया, दो चीज़ें होगी। अब अपन बी, ए और डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ। ये ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ दिख रही है यहाँ पे, क्या बोल रहा है देखो, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी तो है नहीं हमारे पास, एंड ऑफ राइट ऑफ ए, मतलब ए के राइट में कौन है बेटा, ई। देखो ई के बारे में बात करी ना, ए सी के तो लेफ्ट में है लेकिन ए के राइट में है, तो ए के राइट में लिख दिया मैंने ई। ठीक है, दूसरा क्या बोला उसने, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ई जो है वो सी के लेफ्ट में, तो सी का हुआ बेटा ई के राइट में। समझा, 1 2 3 4 5 हो गए सर। विच ऑफ द हाउसेज इज इन मिडल, मिडल में कौन सा हाउसेज है, 2 आते हैं मिडल में, बी और ए। सॉरी 5 है ना, तो एक ही आएंगे, बीच में कौन आएगा बेटा यहाँ पे, ए। तो ए कहाँ पे है, बीच में। समझा, पक्का, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तब आप एक काम करो, मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट वाले सॉल्व करके भी बताता हूँ और एक दो, फिर बाकी के आप सॉल्व करना। सेकंड में देख लेते तो थोड़े डिफिकल्ट वाले एक दो सॉल्व करके बता देता आपको। 4th और 5th सॉल्व करके बताता आपको एक बार। फोर, 5, 6, 7, ठीक है। सी वैसे ही एकदम जैसा अपन ने देखा, राइट और लेफ्ट, तो सी आपने कर लेने का। फोर्थ, 5th, 6th, 7th, ये अगले 4 थोड़े से डिफिकल्ट है, इसको स्टार मार्क कर लो आप, स्टार मार्किंग भी जरूरी है ना। 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये चारों में बताता, फिर बाद में वापस सिंपल है, फिर आप कर सकते हैं। 4th तो देखो एक बार, क्या बोला 4th में बेटा, 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, इसमें भी कोई खास दिक्कत तो नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, देखते हैं, ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन अ रो, बी इज बिटवीन एफ एंड डी, ये एफ है मान लो, ये डी है मान लो, तो उसके बीच में कौन है, बी। अब अगली इंफॉर्मेशन ढूंढो जो एफ बी और डी से रिलेटेड हो। अगला पढ़ते देखते क्या है, ई इज बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर एफ और डी। अब मतलब ए नहीं तो यहाँ पे, ए यहाँ पर भी नहीं है और ए यहाँ पर भी नहीं है, तो ए थोड़ा सा दूर रहेगा। मान लो ए थोड़ा दूर है, और ई इसने क्या बोला बेटा, ए और सी के बीच में है, तो ए और सी ऐसा है और ए और सी के बीच में ई है। ठीक है, नेक्स्ट, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर एफ और डी। ठीक है, कवर कर लिया हमने। सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू द डी, देखो सी डी के बाजू में नहीं है, मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, वापस स्टार्ट करना पड़ा। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है हम आगे बढ़ गए, बाद में मालूम पड़ा गलत है, तो फिर डबल से सॉल्व करना पड़ सकता है। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो अपना पहला एफ और डी गलत हो गया ना, तो अपन अब इस बार ऐसा लेते हैं, डी और एफ लेते हैं और बीच में बी लेते हैं, है ना। आगे का क्या बोला उसने, ई इज बिटवीन ए एंड सी, ए इज नॉट नेक्स्ट टू आइदर एफ और डी, मतलब एफ और डी इन दोनों पोजीशन में ए नहीं आ सकता, तो ए थोड़ा दूर आएगा। फिर बाद में क्या बोला, ई ए और सी के बीच में है, तो ई जो है वो ए और सी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, सी इज नॉट नेक्स्ट टू द डी, सी और डी आजू बाजू में नहीं है, देखो हमारा सी और डी आजू बाजू में नहीं है, बरोबर है। एफ इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, एफ कहाँ पे आ जाएगा बेटा, किसके बीच में आ गया, एफ बी और सी के। समझ में आ, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला कॉम्बिनेशन अपना रॉन्ग हो गया, तो अपन ने भी दूसरा कॉम्बिनेशन से ट्राई किया। तो कभी कभी ऐसे वाले क्वेश्चन में सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, डरने का नहीं, तो दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लेंगे। 5th देखो, देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर अदर, मतलब ये एक के ऊपर एक है, मतलब ये ऐसा वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, 8 बुक है, ठीक है, 2 बुक आर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर।
अपन ओ बी लिखते हैं उसको। ओ बी के कितने बुक है बेटा? 2। 2 बुक्स ऑफ टी क्यू एम, टी क्यू एम के कितने बुक्स है बेटा? 2। 3 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आई आर लिखते हैं उसको। आई आर के कितने बुक है बेटा? 3। 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स, इको के कितने बुक है? इतने। 2 और 2 4, 3 7 1 8, टोटल 8 बुक है। ठीक है, पहले बोला था। चलो क्या बोला आगे अब उसने? काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से शुरुआत करी तो सेकंड पे, फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे आईआर की बुक है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। कौन सी पोजीशन है बेटा? ये पहली पोजीशन होगी। तो दूसरी पोजीशन पे है हमारा आया, फिर बाद में फिफ्थ और सिक्स पे, ये दूसरी हो गई, तीसरी चौथी, फिर वापस फिफ्थ पे भी आया है, सिक्स्थ पे भी आया है, फिर एक 7 और एक 8, ये ऐसी 8 पोजीशन है टोटल। ठीक है, तो सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ पे आर की बुक है। आईआर की तीनों बुक खत्म हो गई। ठीक है, आईआर मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन, शॉर्टकट में लिखा मैंने, इतना कौन लिखेंगे बार बार। ये समझा क्या? 3 बुक है, उनकी पोजीशन बताई हुई, एकदम सिंपल। फिर बाद में क्या बोला देखो, 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर इन बिटवीन 2 बुक्स ऑफ टीक्यूएम। जो आईआर की 2 बुक है, आईआर की 2 बुक कहाँ पे थी देखो, यहाँ पे। तो ये दोनों बुक किसके बीच में बेटा? टीक्यूएम के 2 बुक के बीच में, मतलब एक टीक्यूएम की बुक इसके ऊपर है, एक टीक्यूएम की बुक इसके नीचे। ये समझा क्या? 2 बुक्स ऑफ आईआर आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ टीक्यूएम, 2 आईआर की किताबें 2 टीक्यूएम की किताबों के बीच में। सिंपल। यस, मतलब टीक्यूएम की भी किताब हमारी खत्म हो गई, बस ओबी और इको की बुक बाकी है। देखो क्या बोला, 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज इन बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ओबी। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन की बुक, अब ये 2 तो खत्म हो गई, जो एक बची हुई है ये किसके बीच में? 2 बुक, देखो 2 बुक्स ऑफ ओआर, ओआर के 2 बुक के बीच में, मतलब इसके ऊपर भी है ओआर और इसके नीचे भी है ओआर। समझा क्या? यस। अब बस एक आखिरी पोजीशन बची और एक आखिरी बुक बची इको की, तो मतलब इको की बुक कहाँ है? सबसे नीचे। हो गया। क्या बोला लास्ट में यहाँ पे? क्या बोला? वाइल बुक अबोव इकोनॉमिक्स इज अ बुक ऑफ टीक्यूएम। ये इकोनॉमिक के बुक के ऊपर टीक्यूएम नहीं भी बोलते थे तो आखिरी पोजीशन वही बची थी हमारी। विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम टॉप, ऊपर से लेके सबसे आखिरी में कौन सी बुक है बेटा? फिर इकोनॉमिक्स। समझा? पक्का है ना? ठीक। नेक्स्ट देखो, 5 बॉयज स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, 5 बॉयज ईस्ट की तरफ फेस कर कर खड़े हुए हैं। ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं और ये लीनियर है ना, लीनियर है तो मतलब देखो ईस्ट की तरफ था बेटा, इधर इसके तरफ फेस करके खड़े, मतलब सब बच्चे कैसे खड़े? ऐसे, मतलब रो ऐसी है और सब इधर ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े। ठीक है जी, आगे बोलो। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। अब अपने को स्टार्टिंग करना है तो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी अपन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट कैसा रहेगा? अब आप मान के चलो आप ईस्ट की तरफ खड़े, ईस्ट की तरफ खड़े तो आपका राइट किधर रहेगा बेटा? नीचे, और लेफ्ट किधर रहेगा बेटा? आपका ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा इमेजिन करो, आप लेफ्ट ईस्ट की तरफ इधर फेस करके ऐसे खड़े हो। ठीक है, तो आपका राइट नीचे रहेगा और लेफ्ट रहेगा आपका ऊपर। तो जब भी राइट बोलेंगे तो हम नीचे की ओर जाएंगे, लेफ्ट बोलेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। ये क्वेश्चन। अब क्या बोला? पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, मतलब कहीं तो भी तवन खड़ा है, ये रहा तवन, तो पवन उसके लेफ्ट में, मतलब पवन उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। तीनों भी अलग इन्फॉर्मेशन है अपने को, पी पवन और तवन से रिलेटेड कोई तो भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अपने पास। ये देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन है, चवन इज इन बिटवीन तवन एंड विपिन, ये रहा तवन और विपिन के बीच में है चवन। ठीक है, तवन और विपिन के बीच में चवन। अब देखो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन क्या बोला? विपिन एंड चवन, ये विपिन और चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, ये दोनों किसके लेफ्ट में? नकुल के लेफ्ट में, मतलब नकुल राइट में, मतलब नकुल नीचे। समझ में आया यहाँ तक? 1 2 3 4 5 हो गए, पाँचों में। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 1 2 3 4, देखो बरोबर है हमारा, विपिन फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है। देन हाउ फार तवन टू द राइट, मतलब तवन राइट में कितना है? हाउ फार इज तवन टू द राइट, राइट में कितने
पोजीशन पे हो राइट से, तो राइट से चौथे पोजीशन पे है ना। टू द राइट बोला इसने तो शायद सेकंड बोल देखिए एक बार क्या बोला इसने, नहीं ठीक है। टू द राइट उससे अच्छा यहाँ पे वर्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से फ्रॉम द राइट, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। टू द राइट मतलब ऐसा हो सकता ना कि राइट के तरफ, एक काम करो टू राइट को हटाओ, वहाँ पे लिखो फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो तवन राइट से कितनी पोजीशन पे है, तो राइट से तवन 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे, समझा गया ये पक्का। नेक्स्ट 6 पर्सन MNOPQR आर सिटिंग इन अ 2 रो, ठीक है ये आपने लिख लिया हुआ है ना, इसको हटा देता मैं अभी थोड़ा दूर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है 7, ये भी स्टार वाला ही क्वेश्चन है। 6 पर्सन MNOPQR सिटिंग इन 2 रोज, मतलब 2 रोज है उसमें 6 लोग बैठे हुए हैं विथ 3 पर्सन इन ईच रो, मतलब हर एक रो में 3 लोग, ठीक है। बोथ रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बरोबर। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, अब देखो 3 ही लोग हैं ना बेटा, 1 2 3 1 2 3 3 ही लोग हैं। Q बोले कहीं पे भी एंड पे नहीं है, तो Q हो सकता है बीच में है ना, Q हो सकता है यहाँ पे या नीचे भी, कहीं पे भी लिख सकते हैं अपन, आंसर वही आएगा। अगर नहीं आया तो हम आंसर चेंज मतलब पोजीशन चेंज कर देंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं अपन Q बीच में, एंड में नहीं है तो कहाँ रहेगा बेटा, बीच में कहीं ना कहीं, ऊपर या नीचे, 3 ही पोजीशन है, ठीक है। Q हमने ले लिया। आगे क्या बोलते हैं, P इज सेकंड द लेफ्ट ऑफ R, मतलब P जो है वो लेफ्ट में है R के और सेकंड लेफ्ट में, मतलब P और R आपस में एक दूसरे के पास में नहीं है, P और R के बीच में गैप है। 3 लोग है तो एक का ही गैप होगा ना बेटा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोलता, O इज द नेबर ऑफ Q, O इज द नेबर ऑफ Q, Q का नेबर कौन है O, एंड डायगोनली अपोजिट टू P, जो O है वो डायगोनली अपोजिट है, डायगोनली अपोजिट मतलब बेटा P ऐसा था, डायगोनली अपोजिट, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, P और R, जो P है वो लेफ्ट में है R के, ये राइट में चला गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो Q और O इसने नेबर बोला, क्योंकि वो राइट में जा रहा था इसलिए मैंने उसको लेफ्ट में ले लिया, तो इसका डायगोनली अपोजिट P है, ठीक है मैंने ले लिया P। फिर बाद में इसने क्या बोला था अपने को, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब P के बाजू में कुछ तो भी है और उधर है R, मतलब P लेफ्ट में है R के, ठीक है, बीच में कोई तो भी है, ओके। बाद में क्या बोलता वो, N इज द नेबर ऑफ R, R का नेबर कौन है बेटा M, तो अभी की पोजीशन बची, कौन बचा M बचा, तो M का रहेगा यहाँ पे। फिर बाद में क्या पूछा उसने, हु इज इन फ्रंट ऑफ N, N के फ्रंट में कौन है, N के फ्रंट में कौन है बेटा Q, समझा क्या। 2 लोग लेने का कॉम्बिनेशन ट्राई करने का आंसर आएगा, लॉजिकली देखेंगे तो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, मैंने O देखो है ना, वहाँ पे बताता, अब मैंने चेंज क्यों किया पोजीशन, मैंने क्या लिखा था बेटा Q है ना, तो मैंने O इधर ले लिया था, O इधर लेगा तो डायगोनली अपोजिट P मेरे को इधर लेना पड़ रहा था, और R उसका अपोजिट मतलब R उसका उसके साइड में है ना, तो मैं R मैंने यहाँ लिखा, तो लेकिन देखो P क्या है लेफ्ट साइड में था, लेकिन यहाँ पे P क्या हो गया R के राइट साइड में होगा ना, मतलब ये पोजीशन गलत होगी, मतलब P और R ऐसी पोजीशन होनी चाहिए, तो बस वो पोजीशन चेंज कर लिया मैंने। P और R ऐसा लिखा, लेकिन अब P ऐसा लिखा तो O उसके डायगोनली अपोजिट था, तो O यहाँ आना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ लिया O, लेकिन वो यहाँ नहीं आया, तो मैंने चेंज करके उसका दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई किया। तो कोई कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे लेकिन आपको गलत कॉम्बिनेशन में अटक गए, तो फिर उसको डबल से दूसरा कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, आप एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 17 तक, आप क्वेश्चन नंबर 17 तक पहले ट्राई करो, होमवर्क है आपके। क्या रहता है बेटा, देखो लॉजिकल रीजनिंग में क्या रहता है, ये मैं तो वैसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक भी क्वेश्चन में छोड़ता नहीं, ब्लड रिलेशन के भी और वो भी मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोसेस क्या होना चाहिए बेटा लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में आपका खुद का लॉजिक क्लिक होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपके सामने 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, तो आपको मेरे सामने तो लगेगा हाँ बरोबर लिखा सर ने, आ रहा, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करोगे तो हो सकता है 101 बार जो क्वेश्चन मैं आपको दूँ आपका लॉजिक काम ही नहीं करे, क्योंकि आपने दिमाग नहीं चला, आप बस मेरे सामने मेरा मैं जो बोल रहा आप लोग सुन लिया और वो कर लिया। ये कब काम आएगा बेटा, कि मैं पहले करूँ आप बाद में करो, ये हमारा मैथ्स में काम आएगा, स्टैटिस्टिक्स में काम आएगा, लेकिन जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात आ जाती तो वहाँ पे आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करते हो आपको नहीं जमने वाला। तो अपन क्या करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में पहले भी अपन ने किया था,
मैं पहले तो कुछ क्वेश्चन आपको बता देता, ऐसे नहीं डायरेक्ट आपको बोलता। तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया, तो आपको तरीका पता चल गया कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। तो आप खुद से पहले 17 तक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, फिर कल मैं 17 तक पूरे क्वेश्चन करूँगा। किसको किस में डाउट रहा तो ठीक है, तो वो सारा वैसे तो कवर हो ही जाएगा। तो पहले 17 तक आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं पूरे क्वेश्चन कवर करूँगा, फिर उसके आगे के हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपका ट्राई करना बेहद ज़रूरी है। लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा हमको थोड़ा रिवर्स ही जाना पड़ेगा, पहले आप ट्राई करेंगे, मैं बाद में करूँगा, ठीक है। ठीक है, और ये 17 तक तो करना ही है। उससे पहले के भी मैंने कुछ क्वेश्चन बोले आपको। कौन से बोले बेटा? ये एग्जाम्पल जो सॉल्व है ना, ये 8 तक, 5, 6, 7, 8, उसके आगे की मत करना, सर्कुलर हम बाद में देखेंगे। तो ये पहले के 8 तक एग्जाम्पल सॉल्व करो, और जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 17 तक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। तो पहले आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने को कितना आ रहा है, कितने नहीं आ रहा। हो सकता है किसी को सारे आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है किसी को कुछ आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो दिक्कत नहीं जाए, टेंशन नहीं लेने का, नहीं भी आ रहे तो मैं बताने वाला तो हुई वैसे भी आपको। लेकिन क्या होगा, जब आप खुद ही ट्राई करेंगे तो आपको एक अहमियत पता चलेगी कि मैं यहाँ पे अटकता, या फिर आपको आपके बारे में पता चलेगा कि मैं लेफ्ट राइट में अटकता, या मैं 2 रो वाले क्वेश्चन में अटकता है ना, या हाउस वाला जो क्वेश्चन है उसमें अटकता। तो आप खुद का एक एनालिसिस करोगे कि आप कहाँ पर अटकते। जब मैं सॉल्व करूँगा आपने उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो ये खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है लॉजिकल रीजनिंग में। तो पहले आप सॉल्व करो, फिर हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।